नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की। बताएंगे क्या है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारी, पहले चरण में कैसे और किसको दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। नैनो सेकंड सटीकता के साथ तय होगा भारतीय मानक समय। CSIR NPL स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को सौंपी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली। 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया नवीन STIP का मसौदा। नए साल के साथ देश में कोरोना टीकाकरण की तैयारी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी। देश भर में कराए जा रहे हैं टीकाकरण ड्राई रन। और कोरोना वैक्सीन की स्वीकृति के सभी चरण सावधानी पूर्वक पूरे। अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी मानकों को ध्यान में रखकर गहन जांच के बाद दी जाती है मंजूरी। भारत मापतोल और मानक समय गुणवत्ता के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गया है। 4 जनवरी को राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी गई। एक रिपोर्ट। टाइम कीपर ऑफ इंडिया का दर्जा रखने वाले देश के राष्ट्रीय मापतौल संस्थान CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने 4 जनवरी को अपनी स्थापना के 74 साल पूरे कर लिए। इस अवसर पर राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति विषय के तहत राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी गई। CSIR NPL ने देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है। साधारण भाषा में कहें तो मापने नापने की साइंस ये किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भी बुनियाद की तरह काम करती है। दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या सुधार की जरूरत है, ये पहचान, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से ही तो संभव होता है। CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारतीय मानक समय की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। विश्व की लगभग 400 परमाणु घड़ियों में से कई घड़ियां NPL के पास हैं, जहां से भारतीय समय को एक रूपता के साथ पूरे देश में बांटा जाता है। अब नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल द्वारा 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय उत्पन्न किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुरूप है। इससे इसरो जैसे संस्थानों के साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप काम करने वाले बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। वहीं भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली के तहत सामग्री और उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणिकता के नए मानक तय किए गए हैं। इस प्रमाणीकृत रेफरेंस मटेरियल सिस्टम के जरिए भारी धातुओं, कीटनाशकों, औषध और कपड़ा उद्योग क्षेत्र को कुशल उत्पादन करने में सहायता मिलेगी।
साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों के लाभ के लिए घरेलू उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का अभियान चलाया जा सकेगा। NPL provides the measurement capability that underpins the nation's prosperity and quality of life. Our mission must be to ensure that our measurement expertise drives India's innovation landscape and is utilized to its utmost to support our industry. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने CSIR NPL की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक पोस्टर गैलरी का उद्घाटन किया और भारत के समावेशी विकास में माप पद्धति की भूमिका शीर्षक के तहत एक पुस्तक का भी विमोचन किया। 75वें स्थापना दिवस के साथ ही NPL प्लेटिनम जुबली वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसके तहत वैज्ञानिक वार्ता और तकनीकी परिचर्चा पर कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में माप पद्धति विशेषज्ञ, उद्योगपति, नियामक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में देश के संस्थानों की ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम कहे जा सकते हैं। पिछले एक साल में हमने जिस तरह कोरोना महामारी का सामना किया, हर क्षेत्र में त्वरित समाधान विकसित किए, उसमें हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ और अनुभव का ही रोल रहा है। देश को विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा प्रबल बनाने के लिए अब भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की नई नीति को अंतिम रूप दे दिया है। हाल ही में इस 5वीं राष्ट्रीय STIP का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। किसी भी राष्ट्र की समृद्धता उसके वैज्ञानिक विकास पर निर्भर करती है और विज्ञान का विकास देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति पर आधारित होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मसौदा जारी कर दिया है। विकेंद्रीकरण, प्रामाणिक साक्ष्य, विशेषज्ञों द्वारा संचालन और समग्रता के मूल सिद्धांत पर आधारित नवीन नीति को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस STIP का उद्देश्य समय के अनुसार परिवर्तन कर बेहतर इकोसिस्टम बनाना और छोटे, मध्यम और लंबे समय की परियोजनाओं द्वारा बड़ा बदलाव लाना है। सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सामर्थ्य और कमजोरियों की पहचान कर प्रौद्योगिकी नवाचार को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। अलग अलग काम न कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी हितधारकों को एक साथ जोड़ने का विचार है, ताकि सब मिलकर काम करें और यही विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर समाज को सशक्त बनाने का तरीका है। तो वो सभी पहलू जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्माण को सशक्त बनाएंगे, इसमें शामिल हैं, जैसे समावेश, विविधता, कैसे अधिक फंड लाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए और कैसे इस क्षेत्र में अधिक गुणवत्ता और प्रासंगिकता लाई जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पिछले 6 महीने में 4 चरणीय परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार इस मसौदे में समाज यानी जनता की राय को भी महत्व दिया गया, ताकि वैज्ञानिकों और समाज के बीच सीधा संबंध बने और हितधारक संचालित STIP योजनाओं के विकास की प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके। कोरोना महामारी काल इसका सटीक उदाहरण कहा जा सकता है। इस नीति में सतत विकास पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास, हर स्तर पर नवाचारों को प्रोत्साहित करना शामिल है। लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर विज्ञान की महाशक्तियों के बीच भारत का स्थान बनाने का प्रयास। विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों में शोधकर्ताओं की संख्या को बढ़ाना, ताकि आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया जैसे मिशन पूरे किए जा सके। नए साल के साथ ही भारत भी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए तैयार है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत में बन रही 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इस टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे देश में ड्राई रन कराए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार जनवरी के मध्य से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। एक रिपोर्ट। जैसा कि भारत सरकार का प्रयास था
वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ चुनिंदा देशों के बाद भारत में भी नए साल के साथ कोविड-19 के खिलाफ विकसित किए गए 2 टीकों को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए स्वीकृति दे दी है। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कई तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने पर काम कर रहे थे। भारत भी इन अग्रणी देशों में से एक है जहां त्वरित गति से वैक्सीन पर काम किया गया है। मौजूदा वक्त में भारत की कई वैक्सीन निर्माण के अंतिम चरणों में है। फिलहाल एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित विभागों द्वारा देशव्यापी टीकाकरण के ड्राई रन भी कराए गए। देश भर में हुए इन ड्राई रनों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण अभ्यास और उसके दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने 1 और 2 जनवरी 2021 को बैठक की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के कोविड-19 वायरस वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन अनुमोदन के प्रस्ताव के संबंध में सिफारिशें की। साथ ही कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड को तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को भी मंजूरी दी गई। वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड सार्स-कोव-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड कर चिंपांजी के एडेनोवायरस में डालकर तैयार की गई वेक्टर वैक्सीन है। इसके लिए फर्म ने 18 साल या उससे अधिक आयु के 23,745 प्रतिभागियों पर विदेशी अध्ययनों से मिले सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभाव से संबंधित डेटा को प्रस्तुत किया। टीके की क्षमता 70.42% प्रभावी पाई गई है। इसके बाद भारत में 1600 प्रतिभागियों पर दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इससे प्राप्त आंकड़े भी विदेशी अध्ययनों से मिले डेटा के समान पाए गए हैं। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन निष्क्रिय वायरस आधारित वैक्सीन है, जिसमें NIV पुणे द्वारा प्राप्त वायरस सीड स्ट्रेन्स द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार वायरस को गैर संक्रामक बनाकर विकसित किया है। इस वैक्सीन का अब तक 22,500 वॉलंटियर्स पर तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया जा चुका है और टीके को सुरक्षित पाया गया है। हालांकि कोरोना के म्यूटेंट स्ट्रेन यानी नए वेरिएंट को देखते हुए इन टीकों का देश में क्लिनिकल ट्रायल भी चलता रहेगा। इसी के साथ भारत में बन रही एक और वैक्सीन कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड की DNA प्लेटफॉर्म तकनीक आधारित वैक्सीन को तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रखा गया है। इनके अलावा 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग या 50 साल से नीचे के वो लोग जो किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें ये टीका दिया जा रहा है, जिनमें अब तक 75,000 से ज्यादा लाभार्थी रजिस्टर किए जा चुके हैं। खुराक की बात करें तो लाभार्थियों को 28 दिन के अंतराल पर कोविशील्ड की 2 खुराक दी जाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी खुराक लेने के बाद 2 हफ्ते में एंटीबॉडी विकसित होंगे। इसलिए इस बीच या इसके बाद भी फिलहाल कोरोना नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना,
हाथ धोना आदि का पालन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नाम से वेबसाइट तैयार की है और एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। आम टीकाकरण शुरू होने पर लोग इस पर स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कोरोना महामारी से उबरने और वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बहुत अहम है। भारत में भी वैक्सीन निर्माण, परीक्षण से लेकर उसकी मंजूरी तक सभी चरण सावधानी पूर्वक पूरे किए गए हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञों ने पूरी तरह परख कर मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि एक वैक्सीन किन चरणों और मानकों से गुजरकर हम तक पहुंचती है। किसी वैक्सीन को तैयार कर उसे टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराना एक जटिल प्रक्रिया रही है। कई बार इसमें 1 दशक तक का समय लग जाता है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति और बढ़ते वैश्विक सहयोग की उपलब्धि ही कहा जाएगा कि 1 साल के अंदर किसी महामारी के खिलाफ टीका उपलब्ध हो गया है। इस वक्त विभिन्न टीकों द्वारा लगभग 18 देशों में कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन फैसला करता है कि देश में कौन सी दवा या टीका इस्तेमाल होगा या नहीं। सबसे पहले कोई फार्मा कंपनी या प्रयोगशाला किसी संक्रमण या रोग के खिलाफ टीके के लिए सही कैंडिडेट तलाश करते हैं। विभिन्न टीका निर्माण तकनीकों के आधार पर पहले प्रयोगशाला स्तर पर इन कैंडिडेट्स की दक्षता का परीक्षण किया जाता है। इसमें एनिमल ट्रायल भी शामिल है। कैंडिडेट सेट होने के बाद उससे वैक्सीन यानी टीके का निर्माण किया जाता है और संबंधित संस्थान भारत में ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से अपने टीके के चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति मांगते हैं। फिर विशेषज्ञ उम्मीदवार टीके के सभी पहलुओं को देखते हुए इसकी अनुमति दे देते हैं। चिकित्सीय परीक्षण के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में छोटे समूह में वॉलंटियर्स को टीका लगाया जाता है। दूसरे चरण में उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग समूहों में टीका लगाया जाता है। तीसरे या अंतिम चरण में टीके की दक्षता और सुरक्षा की जांच के लिए हजारों की तादाद में लोगों को टीका लगाकर परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षणों के नतीजों और प्राप्त आंकड़ों को टीका स्वीकृति के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सामने पेश किया जाता है, जहां विषय विशेषज्ञ समिति में अनुभवी पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ टीके की सुरक्षित होने की दक्षता और साइड इफेक्ट की गहन जांच करते हैं और सुरक्षित पाए जाने पर टीकाकरण को स्वीकृति दी जाती है। कोरोना टीका के लिए भी इन्हीं मानकों और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोरोना के टीके भी इन्हीं स्थितियों से गुजरकर जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें, भारत जैसा बड़ा देश इससे पहले पोलियो, चेचक जैसे व्यापक टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। फिलहाल लगाए जाने वाले टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाना है। इसके लिए पूरे देश में तापमान नियंत्रित वातावरण के लिए कोल्ड चेन पॉइंट, वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीजर, आइस्ड लाइन रेफ्रिजरेटर जैसी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। और अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत का 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए 43 सदस्यीय अभियान दल के साथ चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासली गोलोवनिन 5 जनवरी को रवाना हो गया। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च द्वारा गोवा से भेजा गया ये पोत अगले 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू किया गया था और अब अंटार्कटिका में भारत के दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती नाम से 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बन चुके हैं, जिनमें से मैत्री और भारती स्टेशन फिलहाल काम कर रहे हैं। 40वें भारतीय अंटार्कटिक अभियान का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, महासागर पर्यवेक्षण,
बिजली और चुंबकीय प्रवाह माप, पर्यावरण निगरानी पर चल रही वैज्ञानिक परियोजनाओं में भोजन, ईंधन, रसद और अतिरिक्त पुर्जों की फिर से आपूर्ति और शीतकालीन टीम को वापस लाना है। कोरोना महामारी के बीच देश में अब बर्ड फ्लू का नया संकट उभर रहा है। देश भर में अब तक लाखों पक्षी मृत पाए गए हैं, जिनमें से 4 राज्यों ने H5N1 वायरस स्ट्रेन यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। इनमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान शामिल हैं। केरल में 12,000 बत्तखों की मौत के बाद बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया। प्रभावित राज्यों से जुड़े प्रदेशों जैसे तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने भी सैंपलों की जांच शुरू कर दी है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरल संक्रमण है जो पक्षियों में होता है और उनसे मनुष्यों में भी फैल जाता है। इसका सबसे आम रूप H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा जो बेहद संक्रामक है। समय पर इलाज ना मिलने पर ये जानलेवा हो सकता है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू के मनुष्यों में आने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य वन्य जीव वार्डनों को चिट्ठी लिखकर उनसे एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने को कहा है। सभी राज्यों में प्रवासी पक्षियों की निगरानी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने को भी कहा गया है। राज्य प्रवासी पशु पक्षियों के नमूनों के संग्रह में राज्य पशु चिकित्सा विभागों के साथ सहयोग करेंगे। इसमें मृत पक्षियों का सैंपल अत्यंत सावधानी और वैज्ञानिक तरीके से लिया जाएगा। ये सारी जानकारी और वीकली रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाएगी। इस बीच कई राज्यों में अलर्ट जारी कर पोल्ट्री उत्पाद ना खाने की सलाह दी है। कई जगहों पर 15 दिन के लिए चिकन शॉप्स को बंद करा दिया गया है। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नवीन फिल्म विकसित की है जो हमारी त्वचा से पसीने को 6 गुना तेजी से वाष्पित कर सकती है और 15 गुना ज्यादा नमी को रोक कर रखने के साथ उसे ऊर्जा में भी बदल सकती है। शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए पसीना निकलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके वाष्पित होने पर हम ठंडा महसूस करते हैं। NUS के डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने 2 हाइग्रोस्कोपिक रसायनों कोबाल्ट क्लोराइड और एथेनॉल माइन द्वारा पतली झिल्ली तैयार की है जो अपनी वाष्पीकरण क्षमताओं के चलते व्यायाम के समय पसीना वाष्पित कर शरीर के लिए जरूरी नमी को बरकरार रख सकती है। शोधकर्ताओं ने एक पहनने योग्य ऊर्जा संचयन उपकरण भी तैयार किया है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं का उपयोग किया गया है। ये फिल्म इलेक्ट्रोलाइट का काम कर पसीना अवशोषित करने पर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगी जिनसे व्यायाम के समय पहने जाने वाली घड़ी, फिटनेस ट्रैकर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाया जा सकता है। ये खोज नैनो एनर्जी पत्रिका में प्रकाशित किया जा चुका है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।